नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के एक होकर एनडीए को सीधी टक्कर देने की तमाम बातें हुई हैं, लेकिन विपक्षी एकता छिन्न भिन्न होने का सीधा असर यह है कि देश के कई राज्यों में बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। सवाल यह कि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर न होने और अन्य पार्टियों के चुनाव लड़ने से परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम। एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता कायम करने के लिए बढ़ चढ़कर दावे किए गए। एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारने का फार्मूला भी दिया गया, लेकिन नतीजा वही है, धाक के 3 पात। इसीलिए विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी के लगातार निशाने पर है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आंकड़े बता रहे हैं कि 8 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, क्योंकि एनडीए के खिलाफ विपक्ष में सहमति नहीं बन सकी। इन राज्यों में लोकसभा की 257 सीटें हैं, यानी देश की करीब आधी लोकसभा सीटों पर बहुकोणीय टक्कर होगी। माता की ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश 80 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें, आंध्र प्रदेश 25 सीटें, ओडिशा 21 सीटें, केरल 20 सीटें, तेलंगाना 17 सीटें, पंजाब 13 सीटें। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से कई राज्यों में हालात उलट थे। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन में थे। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस सपा के साथ है और बसपा अलग लड़ रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। हालांकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी मोटे तौर पर बीजेपी का सत्तारूढ़ बीजेडी और टीएमसी से मुकाबला था और कांग्रेस वहां पर हाशिए पर थी। इस बार भी कमोबेश वही हालात हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में मुख्य मुकाबला एनडीए और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के बीच है और कांग्रेस इसे तिकोना बना रही है। वहीं इसके उलट तमिलनाडु में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके के बीच मुख्य मुकाबला है, जिसे बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाकर त्रिकोणीय बना रही है। बीजेपी की कोशिश केरल में भी मुकाबला त्रिकोणीय करने की है, जहां सत्तारूढ़ एलडीएफ का मुकाबला यूडीएफ से है। तेलंगाना में बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस आमने सामने है, मगर बीआरएस त्रिकोणीय बना रही है। पंजाब में सबसे अधिक चतुर्कोणीय मुकाबला है। यहाँ इंडिया गठबंधन के आप और कांग्रेस आमने सामने है, जबकि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव मैदान में है। हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने करीब 92% यानी 175 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियों में 185 सीटों पर टक्कर हुई। बीजेपी ने इनमें से 128 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट करीब 69% रहा। वहीं 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुए मुकाबले में बीजेपी ने 162 या करीब 84% सीटें जीती थी। इसका यह भी मतलब है कि जब बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों जैसे टीएमसी, डीएमके या बीजेडी से लड़ती है तो उसका प्रदर्शन कांग्रेस से सीधी टक्कर की तुलना में थोड़ा कमजोर दिखता है।
इसीलिए बहुकोणीय मुकाबले का आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। यही जो आंकड़े हमने अभी दर्शकों को बताए हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुकोणीय जब मुकाबला हो रहा है करीब आधी सीटों पर, तो इसका परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि हमने ये भी आंकड़े दिखाए कि जब कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होती है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, और जब तीसरे मोर्चे की पार्टी जिन्हें कहा जाता है या अन्य पार्टियां जिन्हें कहा जाता है जो कि गठबंधन में शामिल नहीं हैं या रीजनल पावर हैं, उनसे जब मुकाबला होता है तो स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। जी, बीजेपी का जो 190 सीटों की जो आपने बात करी कांग्रेस के खिलाफ, जो उसकी एक टक्कर है, पूरा का पूरा चुनाव जो है 2024 का इन 190 सीटों पर टिका हुआ है। इस बार हो सकता है पंजाब और तमिलनाडु में कुछ सीटें बढ़ जाए तो ये 200 के आसपास आंकड़ा हो जाए। इन 175 सीटों पर जहां बीजेपी जीती है, इन 190 में से 153 सीटों पर भाजपा का वोट शेयर 50% से भी अधिक था। इन 190 सीटों पर 20% की लीड है भाजपा को, और यहां पर जो तीसरी पार्टी है, जो भी पार्टी थी, उसका सिर्फ 4% वोट शेयर है। इसका मतलब है कि ये सीधी टक्करों में तीसरे दल का कोई रोल नहीं है। और यही जो है इंडिया ब्लॉक की सारी कमजोरी है कि जहां पर भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, वहां पर क्षेत्रीय दलों का कोई रोल नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं 257 सीटों की, उसमें से आप समझ लीजिए लगभग 185 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल थे पिछली बार 2019 में। उसमें से भाजपा 128 जीती थी और क्षेत्रीय दल 57 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। यहां पर 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तीसरे पोजीशन में थी, और यहां पर जो अलायंस है उसका रोल हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि बंगाल में हम देख रहे हैं कि कोई अलायंस हुआ नहीं है। 80 सीटों पर जहां उत्तर प्रदेश में अलायंस है, वो अलायंस कमजोर है क्योंकि आरएलडी महागठबंधन से एनडीए में जा चुकी है और बसपा इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तमिलनाडु और आंध्रा, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी और भाजपा का कोई खास रोल नहीं है, क्षेत्रीय दलों का ही रोल है। तो इन 257 सीटों में भी ऐसे राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त हो। आज पूरे भारत में बहुत कम राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा को हरा करके अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, और यही जो है जो पूरे चुनाव का सार है। लेकिन अमिताभ जी, इससे ये बात भी निकलती कि अगर जो विपक्षी एकता है वो ज़्यादा मजबूत होती, अगर वो ज़्यादा तालमेल के साथ सीटें बांट करके लड़ते, और अगर ये जो फार्मूला था कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो विपक्ष का, वो अगर लागू हो जाता तो शायद चुनौती पेश होती बीजेपी के लिए। हाँ, मतलब वो अगर लागू होता तो बंगाल में चुनौती पेश हो सकती थी। अगर बसपा इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होता तो यूपी में चुनौती पेश होती। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते तो बिहार में चुनौती पेश हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं, या अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ अलायंस हुआ होता पंजाब में, तो वहां एक चुनौती हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का जो एक मोमेंटम था पिछले साल जो हमको देखने को मिला, वो जो 3-0 का रिजल्ट हुआ हिंदी भाषी राज्यों में, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे घटक दल जो है वो कांग्रेस पार्टी की एबिलिटी टू डिफीट बीजेपी पर क्वेश्चन मार्क हो गया उससे। और इसकी कारण से ही बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस करने से हिचकती रही, और इसलिए हमको आज ऐसा देखने को पोजीशन जो है वो मिल रहा है। जाते जाते आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर वोटों का बंटवारा नहीं होता, जैसे कि बात हो रही है कि अगर जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर नहीं है, जहां बीजेपी का क्षेत्रीय दलों से मुकाबला है, जैसे कि उड़ीसा का हमने एग्जाम्पल दिया, तमिलनाडु का दिया, हमने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, वहां पर अगर वोटों का बंटवारा ना हो तो ये जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का वो कम हो जाता है। वहां पर वोटों का बंटवारा, ऑफ कोर्स वो भी एक एंगल रहेगा, लेकिन इससे बड़ा एंगल क्या है किसी भी चुनाव में, क्या होता है कि अगर जैसे आज क्षेत्रीय दलों को जीतना है उन सीटों पर, क्योंकि 128 पे भाजपा जीती है, तो भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं विपक्ष की ये एक स्ट्रैटेजी है कि सारे दलों का वोट शेयर ले लो और जीत जाओ।
जो हमने देखा है कि यूपी में भी काम नहीं किया, कहीं भी काम नहीं करता। आपको भाजपा को हराने के लिए भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारनी पड़ेगी, दैट इज द की। और कौन से वो समुदाय हैं, कौन सी जातियां हैं, कौन सा सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जिसको आप भाजपा से अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन 257 सीटों में। शुक्रिया आपका अमिताभ जी इस तमाम चर्चा के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने आज कहा कि अमेठी की जनता मौजूदा सांसद से परेशान है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। हाल के दिनों में कांग्रेस के एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिरे हैं। आज गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। कल बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में आए थे। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आने वाले नेताओं का आंकड़ा बहुत बड़ा है। केवल केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बीजेपी ने प्रदेश, राज्य, जिला, तहसील और यहां तक कि पंचायत स्तर तक दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां बनाई गई। अभी तक देश भर में सभी स्तरों पर दूसरी पार्टियों से 80,000 से भी अधिक नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का लक्ष्य पूरे देश में 1 लाख भर्तियां करने का है। और वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए पर्चा भरने का आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज कई बड़े नेताओं ने अपना पर्चा भरा। इनमें पूर्णिया से पप्पू यादव, वायनाड से के सुरेंद्रन, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या, मथुरा से हेमा मालिनी, अलापुड़ा से केसी वेणुगोपाल, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, जालोर से वैभव गहलोत, अमरावती से नवनीत राणा। आज पूर्णिया से निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरने के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, जबकि यह सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में गई है। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है।